ध्यान से देखिए इस मच्छर को, ये आपके आसपास हो सकता है। अगर आपको दिख जाए तो आप तुरंत मारिए इसको, क्योंकि यही फैलाता है डेंगू। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो इसके शरीर पे आप देखिए कुछ वाइट वाइट कलर के स्पॉट हो रखे हैं और पैरों में भी हो रखे हैं। तो ये होती है डेंगू वाले मच्छर की पहचान। बाकी आगे हम डिटेल में देखेंगे कि ये किस मच्छर से फैलता है डेंगू। तो आजकल जो है वो डेंगू का प्रकोप जो है वो फैला हुआ है इंडिया में, खास करके दिल्ली में हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया, यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो होता है ना, ये सितंबर, लास्ट वीक ऑफ सितंबर और अक्टूबर पूरा महीना, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ये इतने टाइम में सबसे पीक पे होता है और इसी टाइम जो है वो डेंगू फैलता है। तो अब डेंगू मच्छर से फैलता है, तो अब बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर हम कुछ जान लेते हैं मच्छर के बारे में। इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं कि क्या होता है मच्छर और उनकी मेल फीमेल लाइफ स्टाइल वगैरह, और सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं। तो ये सब कुछ हम जानते हैं मच्छर के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें कि जो मच्छर हैं, खास करके फीमेल मच्छर, इनको चाहिए ह्यूमन ब्लड सरवाइव करने के लिए भी और हैचिंग द एग, अंडे देने के लिए भी। ठीक है, अब ब्लड में होता क्या है, ब्लड में प्रोटीन होता है, आयरन होता है, जो इनको हेल्प करता है अंडे देने में। ठीक है, और ये ब्लड को जरूरत होती है केवल फीमेल मॉस्किटो। तो मच्छर जो हमें काटते हैं, जो हमारा खून चूसते हैं, यूं कह लीजिए कि वो फीमेल मच्छर ही होते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो अब ये फीमेल जो मच्छर है, मतलब महिला जो मच्छर है, वो उसको तो ब्लड की जरूरत होती है। तो मेल मेल को क्या चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए। तो जो मेल होते हैं ना, वो जो फूलों का कण होता है, पराग कण कह लीजिए, इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टर। तो ये जो मेल मॉस्किटो होते हैं ये फ्लावर नेक्टर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है इसमें कि जो मेल मच्छर होते हैं वो फीमेल से साइज में छोटे होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये इनको आप अपने नेक्ड आई से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब अपनी नग्न आंखों से आप देख भी सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। साइज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है इसमें कि जो फीमेल मच्छर है उसका जो विंग्स है, जब भी वो उड़ते हैं ना वो बहुत फास्ट उड़ते हैं। मतलब आप अगर दो मच्छर उड़ रहे हों और उनमें एक स्लो एक फास्ट हो, तो उसमें भी देख के आप ज़्यादातर 100% तो नहीं कह सकते, बट आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ठीक है, ये ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि जो फीमेल मॉस्किटो की जो उनका जो विंग्स होता है उसकी जो स्पीड होती है वो 300 से 500 बैट्स पर सेकंड होती है। बैट्स का मतलब था मूवमेंट, मतलब एक सेकंड में 300 से 500, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं इसमें। पॉइंट नंबर 5 है इसमें कि जो फीमेल मॉस्किटो है इनकी जो लाइफ होती है वो 1 से 2 महीने होती है। ठीक है, और वहीं पे आप जब मेल मच्छर की बात करेंगे तो वो सिर्फ 2 वीक्स 14 डेज की होती है, केवल 14 दिन की होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, अब ये जो फीमेल मच्छर है अंडे हमेशा यही देते हैं। तो ये करते क्या है कि जहाँ अब ये अंडे, अब ये भी जान जाइए कि जो फीमेल मच्छर को जो अंडे जिस जगह पे देना है वहाँ पे हमेशा वाटर होना चाहिए, और वो स्टैंड स्टिल वाटर, मतलब वो वाटर मूवेबल ना हो और वो कई दिन का इकट्ठा हो। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे जो फीमेल मच्छर हैं वो अंडे देते हैं। अब वो जगह है और जहाँ से इनको फूड चाहिए, मतलब ह्यूमन ब्लड, या यूं कह लें कि फूड सोर्स, उसके बीच की और जहाँ अंडे देने हैं उसके बीच की दूरी हार्डली 2 से 3 किलोमीटर ही होती है। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो जो है मॉस्किटो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब एक रिसर्च स्टडी में पॉइंट नंबर 7 के अकॉर्डिंग एक रिसर्च स्टडी में यह पाया गया है, 2018 में हुई थी, जिसमें थे डॉक्टर जेफ रिफल। इन्होंने ये देखा कि जब हम मच्छर को मारते हैं अपने हाथ से या पेज वगैरह, पेपर वगैरह या बुक वगैरह से, हालांकि वो मरे ना, तो वो मच्छर जब ये समझ लेता है कि ये जो हमारा सोर्स है ये एग्रेसिव हो रहा है, मतलब मुझे भगाना चाह रहा है या मारना चाह रहा है, तो फिर वो 24 आवर, मतलब 24 घंटे तक वो आपके पास नहीं आएंगे और वो फिर दूसरा सोर्स या यूं कह लीजिए कि दूसरे इंसान को वो ढूंढेंगे खून लेने के लिए। ठीक है, और
पॉइंट नंबर 8 के अकॉर्डिंग, अगर कोई मच्छर है जो आपके पास शरीर पे बैठी हुई है, खून चूस रही है, तो उसको 3 मिनट जो है वो चाहिए सफिशिएंट फूड लेने के लिए या सफिशिएंट ब्लड लेने के लिए 3 मिनट उसके लिए पर्याप्त होते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ मॉस्किटो से इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब ये ध्यान से देखिए, जो डेंगू, अब हम जैसे पढ़ रहे हैं इसमें कि डेंगू क्या है, डेंगू फीवर। अब डेंगू फीवर को ब्लैक बोन फीवर भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैक बोन फीवर, क्योंकि इसमें हड्डियों में ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है और पेन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब ये जो डेंगू है ये फैलता है 2 टाइप के मच्छरों से। ठीक है, एक है एडीज एल्बोपिक्टस और एक है एडीज एजिप्टी। ठीक है, अब ये जो एडीज एल्बोपिक्टस है ना, ये बहुत ही हाईली अडेप्टेबल होते हैं। मतलब ये कितना भी हार्श ठंडी हो, कितना भी हार्श गर्मी पड़ रही हो, ये उस मौसम को सरवाइव कर जाते हैं। इनकी जो पॉपुलेशन है पृथ्वी पे वो बहुत कम है, लेकिन ये सबसे खतरनाक होते हैं। तो ठीक है, आजकल का जो डेंगू हो रहा है तो ये नहीं कह सकते, अब मैक्सिमम बुकों में आप ये पाएंगे कि जो आजकल का जो डेंगू है वो एडीज एजिप्टी की वजह से ही हो रहा है। सही भी है, पर कुछ हद तक एडीज एल्बोपिक्टस की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि आप खुद ये चीज़ महसूस करेंगे कि आज के 4 साल 5 साल पहले या इतने मच्छर डेंगू के नहीं होते थे या डेंगू के इतने केसेस नहीं आते थे जितना अब आते हैं। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा ठंड पड़ती थी तो हमें वो मच्छर नहीं दिखते थे डेंगू वाले, लेकिन आजकल दिख जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मच्छर हैं, जो डेंगू वाले मच्छर हैं, वो हाईली अडेप्टेबल हो रहे हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और ये हो रहा है सिर्फ क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन की वजह से। अब नेक्स्ट है हमारा क्या नाम है, एडीज एजिप्टी। इससे खास करके जो बुक्स वगैरह हैं उसमें यही मिलेगा कि एडीज एजिप्टी के वजह से ही डेंगू फीवर होता है। तो अब ये इस मच्छर की वजह से होता है। अब ये ध्यान से इसको देखिए, इसमें भी स्पॉट वगैरह वही है, तो ये इनको पहचानने का ये सही तरीका है कि इसमें स्पॉट होते हैं। तो एक पॉपुलर बिलीफ है जिसमें ये माना जाता है कि अगर लाइट हो, अगर उजाला हो, तो ये मच्छर आपको नहीं काटेगा। ठीक है, तो अगर ये मच्छर आपको नहीं काटेगा तो अंधेरे में काटेगा। तो अंधेरे में ये अपने सोर्स को, जहाँ से इनको ब्लड चाहिए, उनको ढूंढते कैसे हैं ये? तो ये बेसिकली क्या है कि ये 2 तरीके से ढूंढते हैं। ठीक है, एक तो जो है वो CO2 का सेंस कर लेते हैं, जो हम अपने जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। तो ये जो ह्यूमन जो CO2 बाहर छोड़ता है, मतलब आदमी जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, उससे ये सेंस कर लेते हैं, और ये 75 फीट की डिस्टेंस तक जो है वो सेंस कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा है कि अगर आप पास में हैं, उनका जो सोर्स है वो पास में है, तो ये आपकी हीट से सेंस कर लेते हैं। अब ये सेंस जो है इनकी बॉडी में सेंस होता किस चीज़ से है? तो ये 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इनका आई में जो इनकी जो आंखें होती हैं, इसमें 100 लेंसेज होते हैं। मतलब छोटे इतने लेंसेज होते हैं कि मतलब आप देखिए, ह्यूमन आइज में 1 लेंसेज होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं। तो ये इनका जो आई है वो कुछ, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो बनावट है, वो कुछ इस तरीके से है कि वो बहुत दूर से ही फाइंड कर लेते हैं। और दूसरा है जो इनके शरीर पे आप देख रहे हैं ना, छोटे बाल हो रखे ना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इससे भी जो है ये सेंस कर लेते हैं अपना फूड सोर्स, मतलब कि ह्यूमन कहाँ पे है और हमें ब्लड उनसे चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो ये था जो है एडीज एजिप्टी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। दूसरा चीज़ है इसमें, आप देख सकते हैं कि जो ये जिससे खून चूसते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। तो इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से होती है ना कि इसमें जैसे मान लीजिए जिससे आप कपड़ा सिलते हैं उस टाइप की 6 इंजेक्शन, या फिर ये जो इंजेक्शन आप लगवा के आते हैं, जो नीडल वगैरह आपको लगाया जाता है, या कोरोना के टाइम जो आपने वैक्सीन लगवाई थी उसमें जो नीडल थी, उस नीडल का ये 6 टाइप एक साथ कंबाइन कर दीजिए। उस तरीके से इनका जो प्रोबोसिस है, जिससे खून चूसते हैं, उसकी बनावट होती है। तो कुछ साइंटिस्ट ग्रुप हैं या कम्युनिटी है, जो रिसर्चर हैं, जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या इंस्पायर हो रहे हैं कि काश हम ऐसा, जैसा इनका प्रोबोसिस है या माउथ पीस है जिससे खून चूसते हैं, ऐसा हम इंजेक्शन बना पाएँ जिससे जो ह्यूमन है उनको जब इंजेक्शन लगे तो उनको बहुत कम पेन हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डेंगू फीवर के बारे में कि कुछ होता कैसे है, फैलता कैसे है। ठीक है, और इस मच्छर का रोल और कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिया में है ना, ये 10 लाख केसेस पर ईयर रिपोर्ट किए जाते हैं। मतलब रिपोर्ट किए जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि
मतलब आपको जैसे डेंगू मच्छर ने काटा, हो सकता है वो इन्फेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और है कि मच्छर काटने से सिर्फ नहीं होता, वो मच्छर इन्फेक्टेड होना चाहिए, मतलब उसके अंदर डेंगू वायरस होना चाहिए। डेंगू एक वायरस का नाम है और वो वायरस उस मच्छर के, एडिस एजिप्टी के मच्छर के अंदर होना चाहिए। और ये जाएगा कैसे? जब किसी डेंगू इन्फेक्टेड पेशेंट को वो मच्छर एडिस एजिप्टी काटता है, वायरस उसके अंदर चला जाता है, फिर वो मच्छर इन्फेक्टेड हो जाता है और वो मच्छर जाके किसी को काटेगा तो उसको डेंगू डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या नाम है कि कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। मतलब आपको डेंगू हो गया, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, हेल्थ वगैरह बहुत अच्छी है, आप खुद ही ठीक हो गए, तो वो रिपोर्ट ही नहीं होगा। मतलब आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 10 लाख केसेस पर ईयर आते हैं। ठीक है, और एक चीज और है, इसमें 2 टाइप के डेंगू होते हैं, माइल्ड और सवियर। माइल्ड जो होता है वो आप खुद ही कभी कभी खुद ठीक हो जाता है, या पैरासीटामोल वगैरह लेके भी आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो सवियर कंडीशन होती है ना, उसमें आपको एडमिट होना ही पड़ेगा हॉस्पिटल में। इवन कुछ केसों में तो क्या होता है कि आपको आईसीयू में तक रखना पड़ जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा, इसी सेम मच्छर से, जिस मच्छर से डेंगू वायरस फैलता है, एक बार डेंगू एडिस एजिप्टी के अंदर आ गया तो एडिस एजिप्टी में जीवन भर रहता है। ठीक है, अब ये वायरस एडिस एजिप्टी में जीवन भर रह गया तो कुछ साइंटिस्ट या कुछ रिसर्चर ये भी ट्राई कर रहे हैं कि एडिस एजिप्टी कैसे सरवाइव कर लेता है डेंगू मच्छर को पूरी लाइफ। ठीक है, तो इसमें भी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि एडिस एजिप्टी जो है, इनसे चिकनगुनिया, ये भी एक वायरस का नाम है, ये भी फैलता है। जीका, ये भी एक वायरस का नाम है, ये भी ये मच्छर लेके उड़ता है। मायरो एक बीमारी है, उसको भी लेके उड़ता है। ये येलो फीवर जो वायरस होता है वो भी लेके उड़ता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो एडिस एजिप्टी है, इससे डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, म्यारो, येलो फीवर, ये सारी चीजें एक मच्छर के काटने से होती हैं, बस वो इन्फेक्टेड होना चाहिए उस वायरस से। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है कि ये जो डेंगू मच्छर है, जो हम आप ये कह सकते हैं कि ये वायरस कैरियर है। ठीक है, ये वेक्टर है, मतलब लेके जाने वाला, इधर से उधर मूवमेंट करने वाला या फैलाने वाला। तो ये जो मच्छर है वो अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें ना, तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब आप टेम्परेट रीजन में चले जाएं तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन अब अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से तो वहाँ भी मिलने लगे हैं। ठीक है, अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें, देश लेवल पे बात करें, तो ये जो है वो अर्बन और सेमी अर्बन, मतलब शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये जो वायरस होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अब ये एक्चुअली क्या है कि अगर मान लीजिए आपको टाइप 1 से डेंगू हो गया और आप ठीक हो गए, तो आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। 1 के लिए तो 100% हो जाती है, 2, 3, 4 के लिए भी थोड़ा बहुत डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि एक बार डेंगू हो गया तो आप मैक्सिमम न्यूज़ आर्टिकल में या कहीं भी अगर रीड करेंगे तो आप यही पाएंगे कि एक बार अगर आपको डेंगू हो गया तो दोबारा भी हो सकता है। तो दोबारा होने का चांसेस है, मतलब उस डेंगू वर्जन से नहीं, बाकी डेंगू 2 से या डेंगू 3 से या डेंगू 4 से होगा। तो ये कहना होता है एक्चुअली, लेकिन हम समझ नहीं पाते। ठीक है, अच्छा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है, केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को ठीक करने के लिए। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि मच्छर ने आपको काटा, ठीक है, तो 4 से 10 दिन लग जाते हैं डेंगू को आइडेंटिफाई होने में, या डेंगू के सिम्टम या लक्षण आने में 4 से 10 दिन लग जाते हैं। अगर मान लीजिए डेंगू के लक्षण आपके आ गए तो फिर 2 से 7 दिन लग जाते हैं उसको रहने में। मतलब कि वो जो डेंगू का जो सिम्टम है, जो लक्षण है, वो 2 से 7 दिन रहेगा। 2 से 7 दिन में अगर आप ठीक हो गए तो ठीक हो गए, नहीं तो वो और बढ़ जाता है। तो ये जो टाइम है 2 से 7 दिन, ये और बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें कि कितना डेंगू केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, तो वो 10 करोड़ से लेकर 40 करोड़ जो है वो हर साल इन्फेक्ट होते हैं डेंगू वायरस से। अब हम सिम्टम देख लेते हैं। तो सिम्टम में जैसा मैंने पहले ही बताया है कि इसमें 2 टाइप के सिम्टम, एक माइल्ड और एक सवियर। जो माइल्ड होता है, माइल्ड में आप देख सकते हैं कि जो फीवर होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, और जो पेशेंट है वो वीक फील करने लगेगा, मतलब जो मरीज है उसको कमजोरी फील होने लगेगी, और ये 3 से 7 दिन तक फीवर रहेगा। ठीक है, बहुत तेज सिर में दर्द रहेगा, आँख के पीछे दर्द रहेगा, मसल्स वगैरह मसल और जॉइंट में पेन होने लगेगा। ठीक है, डायरिया होगी, डायरिया मतलब पेट खराब हो जाएगा आपका, उल्टी वगैरह होगी,
चिड़चिड़ापन होगा, कुछ ग्लैंड में सूजन वगैरह आ जाएगी, रैसेस वगैरह, स्किन में रैसेस वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। अब वहीं पे जब हम सीवियर केसेस की बात करते हैं तो सीवियर केसेस में क्या होता है, जो फीवर का टेम्परेचर है ना वो थोड़ा डाउन हो जाता है 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 38 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपको सीवियर केस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये सीवियर है। सीवियर में क्या होता है कि पेट में आपके दर्द होगा, वॉमिटिंग जो होगी लगातार होती रहेगी, रैपिड ब्रीथिंग मतलब सांस भी आपकी बढ़ जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा आपको, आपके मसूड़ों से खून आएगा, जब आप उल्टी करेंगे उसमें भी ब्लड आएगा, आपके नोज से ब्लीडिंग वगैरह होने लगेगी, ठीक है। अच्छा, एक बार सीवियर कंडीशन हो गया तो जैसे मान लीजिए आप, ये तो कंडीशन हो गया कि आप घर पे भी पता कर लिए कि हाँ भाई हमें सीवियर कंडीशन है। अगर मान लीजिए कि आप डॉक्टर को विजिट करने जाते हैं तो सबसे पहले वो आपका सीबीसी चेक करता है, कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेगा, उसमें आपका देखेगा प्लेटलेट। कहने का मतलब ये है कि जब डेंगू होता है तो सबसे पहले अटैक जो होता है आपके बॉडी में वो प्लेटलेट्स पे होता है, उसका जो काउंट है वो कम हो जाता है। और एक हेल्दी ह्यूमन के बॉडी में जो प्लेटलेट्स है वो 1.5 लाख से लेके 4 लाख माइक्रोन लीटर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको रोकें कैसे, प्रिवेंशन कैसे करें इसका, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि जो ये डेंगू वाला मच्छर है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आप ना आए, जहाँ कहीं भी हो उनको दूर भगाएं, उनसे आप दूर रहिए, ठीक है। और कुछ मॉर्टीन हो गया, ऑल आउट हो गया, गुड नाइट हो गया, इन सब की कॉयल और वेपराइजर इन सब का यूज करिए। अगर कहीं आपके छतों में घरों पे पानी इकट्ठा हो रखा है उसमें ऑयल इकट्ठा करिए, ऑयल डाल दीजिए या फिर कोई इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डाल दीजिए, ठीक है। आप कोशिश ये करें कि अगर मच्छर हो तो आप मॉस्किटो नेट्स में सोएं, कंप्लीट कपड़े पहने, ठीक है। और कोशिश ये करें कि जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है वो पहले वीकली चेंज करें आप। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर जो है वो ऑयल और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या किए जाते हैं अगर मान लीजिए आपको हो गया। तो एक तो ये होता है कि माइल्ड केसेस है, माइल्ड केसेस में जो है वो आपको पेन किलर वगैरह ले लेनी है। पेन किलर में क्या लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल लेना है और रेगुलर लेना है, सुबह शाम जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते, मतलब उसका चेन आपको ब्रेक करना ही नहीं है। डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं कि जो दूसरी दवाएं हैं सिमिलर टू पैरासीटामोल जैसे कि आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, इनको अवॉइड करना चाहिए। इनको लेने से हमारे जो ब्लड हैं वो थिन हो जाते हैं और जिससे हैमरेज के चांसेस बढ़ जाता है हमारे शरीर में। हैमरेज का मतलब ये होता है कि ब्लड जो आपके शरीर में कहीं से लीक करने लगे, ठीक है। हैमरेज का मतलब है ब्लड लीकेज इनसाइड योर बॉडीज। तो ये जो है ये हमें देखना होता है कि हमें पैरासीटामोल के अलावा कोई दूसरी दवा नहीं लेनी है। अच्छा, ये तो आपने दवा लेना शुरू कर डी, अपने खान पान को भी ठीक करिए। तो खान पान को ठीक कैसे करेंगे, आप विटामिन सी रिच फूड लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जैसे, और हाँ, जब भी डेंगू हो जाए तो हमेशा आपको लिक्विड वाली चीज़ें लेनी है। आप सॉलिड फूड को लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, इन सब को लेना बिल्कुल बंद कर दें। आप लिक्विड फूड लें और विटामिन सी रिच फूड लें, जैसे फ्रूट जूस हो गया, मौसमी जूस हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, इन सबको लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। गन्ने का जूस हो गया, नींबू का जूस हो गया और नारियल का पानी हो गया, तो इन सबको लेना आप शुरू करें, ठीक है। और कुछ फ्रूट हैं जो इसमें बहुत पॉपुलर हैं, मतलब अगर मान लीजिए सीवियर कंडीशन है आपकी तो उसमें आप जो है वो क्या करेंगे कि कुछ फ्रूट हैं जिनको लेने से आपका प्लेटलेट्स जो है वो बढ़ने लगता है, जैसे कि कीवी हो गया, बकरी का दूध हो गया और पपीते का पत्ता हो गया और गिलोय जूस हो गया, ठीक है। अब लेंगे कैसे, कीवी तो नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है, बकरी दूध आपको फाइंड करना पड़ेगा, थोड़ा महंगा मिलता है, ठीक है। और पपीते का पत्ता भी आपको अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन पपीते का पत्ता तो नॉर्मल आप जो है जूस जैसे बनाते हैं वैसे बना के ले सकते हैं। बट गिलोय जूस में क्या करना होता है कि गिलोय आप ले लीजिए, उसमें तुलसी के पत्ता अगर आपकी इच्छा हो तो आप डाल लें और उसको बॉयल करिए, फिर उसको आप लीजिए। अब आप ये देखिए कि इन सबसे प्लेटलेट्स जो है वो बढ़ जाता है और सबसे तेज़ी से अगर बढ़ता है तो वो बकरी के दूध से। लेकिन आज तक साइंटिस्ट कम्युनिटी ये नहीं पता लगा पाई है कि बकरी के दूध में ऐसा क्या होता है कि जिससे प्लेटलेट्स आदमी के बढ़िया तरीके से बढ़ने लगते हैं। नॉर्मल जो साइंस कहती है या जो साइंस में मिलता है उसमें बस यही मिलता है कि बकरी के दूध में जो है वो प्रोटीन और विटामिन ए ये बहुत ज़्यादा होता है। बाकी ये फैक्ट आज तक हमें नहीं पता चल पाया है कि इसको लेने से किस रीजन से या किस पार्ट से या किस पॉइंट से या किस वजह से जो है वो बकरी के दूध को लेने से प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब
प्लेटलेट्स बढ़ाने के ना 4 सुपर फूड हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज अ इमेज, क्योंकि जब मैं गांव में था और हमारे गांव में गिलोय प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हम जान ही नहीं पाए आज तक कि क्या नाम है ये गिलोय है। तो आप ये देख सकते हैं कि गिलोय और कीवी और पपीते का पत्ता और स्ट्रॉबेरी, तो ये सुपर फूड होते हैं। इनको लेने से आपका जो है वो प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा। तो अभी यहाँ पे प्लेटलेट्स बढ़ाना क्यों है, तो अब हम ये प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको कि जो ये प्लेटलेट्स है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब खून को जमने में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मान लीजिए आप कटवट जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इसकी क्वांटिटी कम हो गई तो आपका ब्लड जमेगा नहीं और आपके शरीर, थोड़ा सा भी घाव होने से शरीर का पूरा खून बह जाएगा और आप जो है वो मरने के चांसेस, मतलब यूँ समझ लीजिए कि डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके शरीर में कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई है, कहीं पे कोई डैमेज हो गया है, तो ये क्या करते हैं कि अपने जितने भी पार्टिकल होते हैं प्लेटलेट्स के, वो एक दूसरे से मिलके एक लेयर बना लेते हैं और उस सेल को या उस कोशिका को या उस ऑर्गन को तुरंत ठीक करते हैं। तो ये रोल होता है इनका प्लेटलेट्स का। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी है वो 1.5 लाख से लेके 4 लाख के बीच में होनी चाहिए माइक्रोन लीटर। मतलब 1 लीटर में आप देखेंगे माइक्रोन लीटर, मतलब कि आप लीटर का समझ लीजिए कि लीटर का 10⁻⁻6 इतना कम, मतलब 10 के पावर -6 इतना कम में 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए। और एक प्लेटलेट्स की जो साइज होती है वो 2 से 3 माइक्रोन मीटर होती है, मतलब ये भी बहुत छोटी होती है, ठीक है। और इस डेंगू से जो CDC है, अमेरिका का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट क्यों कह लीजिए मेडिकल के फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग हर 4% को अगर डेंगू ने काटा है तो हर 4 में से एक जो है वो डेंगू से इन्फेक्टेड होता ही होता है, उसको डेंगू बीमारी होती ही होती है। तो ये था डेंगू फीवर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और नॉलेज, जो कि आप इसको देखिए, सीखिए और अप्लाई करिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो जो इसमें बोला गया बताया गया है वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको डॉक्टर विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर लीजिए अपने फैमिली मेम्बर में, अपने दोस्तों में, रिलेटिव में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।